नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली ईवीएस में। आप यहाँ पर स्पेशल ईवीएस देख रहे हैं। ये चैनल ही हमारा स्पेशल ईवीएस के लिए बना हुआ है, कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा टॉपिक, शुरुआत करते हैं। सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? कौन सा सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं? तो पी तरंगे, मतलब प्राइमरी वेव्स हमारी। ये तरंगे तीन प्रकार की होती हैं: पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो जल वाष्प और CO2। ज्वालामुखी से हमारी दो गैस निकलती हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायू है, हवाई द्वीप में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तो बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान में। चक्रवात की तीव्रता मापने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? तो सीफर सिम्पसन स्केल। कौन सा? चक्रवात मापने के लिए सिम्पसन स्केल। उड़ीसा तट पर आने वाले चक्रवात का कारण क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में क्या है? दबाव बढ़ जाता है, तो उड़ीसा में चक्रवात आते हैं। इसके कारण बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला है सूखा प्रबंधन के लिए कौन से कार्यक्रम है? तो सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP। मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन मुख्यालय कहाँ पर है? तो बार्न में है, जर्मनी में। संयुक्त मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसको रोकने के लिए? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो इसकी संस्था बनाई गई है, जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो बार्न में, जर्मनी में। ठीक है। हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट आंदोलन के प्रणेता कौन है? प्रणेता जिन्होंने ये बताया तो बंगारी मथाई। कौन है? बंगारी मथाई। चिपको आंदोलन का नारा क्या है? तो चिपको आंदोलन का नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। ठीक है। चिपको आंदोलन हुआ कहाँ से शुरू? तो यूके उत्तराखंड से हमारा स्टार्ट हुआ, और इसके हमारे सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेतृत्वकर्ता थे। आइए देखते हैं आगे। इफको आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक के सिरसी में। इफको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1985 में। साइलेंट वैली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइलेंट वैली का मुख्य उद्देश्य हमारा जल विद्युत परियोजना को रोकना। साइलेंट वैली है कहां पर? केरल में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल विद्युत परियोजनाओं को रोकना हमारा इसका उद्देश्य था मुख्य। चलिए देखते हैं आगे। अगला है हमारा, जंगल बचाओ आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो जंगल बचाओ आंदोलन हमारे बिहार के सिंहभूमि से स्टार्ट हुआ। इफको आंदोलन के प्रेरणाकर्ता कौन है? तो पांडुरंग हेगड़े। इफको आंदोलन के पांडुरंगा हेगड़े। चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा। पर्यावरण सूचना प्रणाली का मुख्य केंद्र कहाँ है? पर्यावरण सूचना प्रणाली तो नई दिल्ली में है हमारा। ठीक है। रियो 20 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? तो हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी। पेरिस समझौता या COP21 का लक्ष्य क्या है? तो तापमान वृद्धि को 2% तक 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे करना। किसका है? तो पेरिस समझौता या COP21 का लक्ष्य है तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करना। भारत का NDC, देखिए NDC की फुल फॉर्म, नेशनली डिटर्मिनेड कॉन्ट्रीब्यूशन। लक्ष्य क्या है? 2070 तक नेट जीरो। अब नेट जीरो क्या होता है वो आगे बताते हैं आपको। नेट जीरो क्या है? सौर ऊर्जा के लिए भारत का मिशन। सौर ऊर्जा के लिए भारत का मिशन, तो ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। तो नेट जीरो का ऑप्शन बताइए पहले क्या है? नेट जीरो क्या होता है? कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं इतना। तो राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण और कुशल उपयोग। राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य है तो जल का संरक्षण करना और कुशल उपयोग करना। ग्रीन ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन, तो इसका मतलब है वनाच्छादन बढ़ाना, मतलब वृक्षारोपण बढ़ाना। सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, तो जलवायु लचीली कृषि।
हिमालय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु मिशन। किसके? हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र। हिमालय से पारिस्थितिक तंत्र आपको सुधारने हैं तो ग्लेशियरों की क्या करनी पड़ेगी? निगरानी। सतत विकास हेतु मिशन, सतत पर्यावास हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो ऊर्जा कुशल शहरी नियोजन। वायु प्रदूषण का प्रभाव मानव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले पड़ता है? तो श्वसन तंत्र मतलब फेफड़ों पर सबसे पहले पड़ता है। सीसा प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है? तो सीसा प्रदूषण मतलब लेड से हमारा मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। एब्सेस्ट के सूक्ष्म कणों से क्या होता है? फेफड़ों का क्या होता है? कैंसर। एस्बेस्टस के सूक्ष्म कणों से क्या होता है? तो फेफड़ों का कैंसर होता है। चलिए देखते हैं। अगला है हमारा पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें से क्या होता है? तो एक तो मोतियाबिंद होता है और कैंसर का तो आपको पता ही है, त्वचा कैंसर। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? तो समुद्र का स्तर बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग का समुद्र का स्तर मतलब तापमान का बढ़ना। कोरल ब्लीचिंग का कारण क्या है? कोरल ब्लीचिंग का कारण जल का तापमान बढ़ना। आंसर से ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस करें तो बेटर है। जल का तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? तो कोरल ब्लीचिंग का कारण है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? तो प्रशांत महाद्वीप में। क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए आगे। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो कौन से? प्रशांत महासागर में है। अम्लीय वर्षा के कारण ऐतिहासिक इमारतों को क्या नुकसान पहुंचता है? तो किसकी वजह से? स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षा के ऐतिहासिक इमारतों का नुकसान किसके कारण होता है? तो स्टोन लेप्रोसी के कारण। कौन कौन सी इसमें शामिल होती हैं बता सकते हो? तो SO2 हमारी इसमें शामिल रहती है और एक और है, वो आप बताओ। ताजमहल के धुंधलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो ये मथुरा मथुरा जो है, मथुरा रिफाइनरियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड है। ये है ना सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन का स्रोत क्या है बताइए? तो दीमक का टीला। और बताओ क्या है? जानवरों से निकलने वाले अपशिष्ट से जो गैस निकलती है वो भी क्या होता है? हमारा मीथेन। और धान के खेतों से निकलने वाला जो गैस है वो कौन सी होती है? मीथेन। जीवाश्म ईंधन से जलने से क्या नहीं निकलता? जीवाश्म ईंधन जलने से क्या नहीं निकलता? तो नाइट्रोजन नहीं निकलती। सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाली क्षति। सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाली क्षति बताइए। पेड़ों में सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाली क्षति क्या आती है? पौधों में क्लोरोफिल का हाथ। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? पौधों में क्लोरोफिल का हाथ करती है, जो पौधों का खाना है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा ही नहीं है कि ये हमारे इमारतों को ही नुकसान पहुंचाता है, ये हमारे पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। फोटोकेमिकल स्मोक के घटक हैं ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। स्वच्छ हवा में PM2 का स्तर क्या है? तो 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब से कम, WHO द्वारा। अगला देखिए, वायु गुणवत्ता सूचांक AQI में शामिल मुख्य गैसें कौन सी हैं? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। O3 मतलब ओजोन और NH3। चलिए अगला देखते हैं। AQI में शामिल कण, तो कण कौन से हैं? PM10, PM2.5 और PB मतलब लेड। ठीक है। ग्रीन मफलर किसके लिए है? तो सड़क के किनारे वृक्षारोपण को कहते हैं। शोर की सहन सीमा क्या है? शोर शोर जो आवाज है, शोर की सहन सीमा मानव कंकान कितना सह लेते हैं? तो 80 dB। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो चिकित्सा में, सोनोग्राफी में। साउंडनिक। ठीक है। और इंफ्रासोनिक ध्वनि कौन सुन सकता है? तो हाथी सुन सकता है और वैल सुन सकता है। इंफ्रासोनिक। हाथी क्या है? इंफ्रासोनिक ऐसा है कि कई किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक की आवाज को भी सुन लेता है। अगर ये पैर मारते हैं जमीन पर तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो इंफ्रासोनिक होती है, उसको हमारा हाथी सुन सकता है।
ओजोन परत की मोटाई 300 डाल्टन यूनिट होती है। चलिए देखते हैं आगे। ओजोन संरक्षण का मुख्य रसायन कौन सा है? तो CFC। CFC को कम करने के लिए विकल्प कौन सा है? तो CFC हमारा HFC से कम होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। HFC का नुकसान है, यह एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। मतलब ओजोन परत का संरक्षण रसायन कौन सा है? ओजोन क्षरण का मुख्य रसायन कौन सा है? तो हमारा CFC इसकी ह्रास करता है। CFC को कम करने के लिए हमारा HFC होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है। और HFC का नुकसान क्या है? तो यह एक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस मतलब आपको पता ही है, कमेंट में बताओ। किगाली संशोधन 2016 का संबंध HFC के उपयोग को कम करना है। HFC भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है, तो उसको भी कम करना पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या है? औसत तापमान में वृद्धि। मीथेन का उपनाम क्या है? तो मार्स गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का उपनाम क्या है? तो लाफिंग गैस N2O। ये होती है हमारी लाफिंग गैस। CFC में कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है? तो क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन हमारा उसको नष्ट करता है। अगला देखिए, IPCC का जलवायु परिवर्तन और वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करता है। एल्बेडो क्या है? एल्बेडो का प्रभाव का महत्व क्या है? तो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण में करना। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। पृथ्वी का विकिरण क्या है? पृथ्वी का विकिरण इंफ्रारेड है, हाँ या नहीं? हाँ। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बिल्कुल हाँ। ग्लेशियर का पिघलना किसका सूचक है? तो जलवायु परिवर्तन का। नेट जीरो देख लीजिए। तो नेट जीरो क्या है हमारा? कुल उत्सर्जन और कुल अवशोषण बराबर होना। जितना उत्सर्जन हुआ उतना ही अवशोषण हो गया, उसको ही बोलते हैं हमारा नेट जीरो, जो सुनाया था ना पहले। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्य अध्याय क्या है? तो सौर ऊर्जा का प्रसार। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्य उद्देश्य है सौर ऊर्जा का प्रसार करना। आगे देखिए, सतत कृषि का अर्थ है भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षण। हिमालय मिशन का प्रमुख कार्य क्या है? ग्लेशियरों का अध्ययन। हिमालयों का मिशन क्या है? सतत पर्यावरण, सतत पर्यावास का अर्थ है कचरा प्रबंधन और ऊर्जा बचत। पर्यावरण का मुख्य घटक है जैविक और अजैविक। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 48A कब जोड़ा गया? तो 4242वां संशोधन था ये 1976 में। मौलिक कर्तव्य 51A क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान है कठोर कारावास। टाइगर रिजर्व के 3 जोन कौन से हैं? तो कोर, बफर और ट्रांजिशन। एलिफेंट कॉरिडोर की आवश्यकता क्या आवश्यकता? तो हाथियों के आवागमन के लिए एलिफेंट कॉरिडोर की क्या आवश्यकताएं हैं? तो हाथियों के आवागमन के लिए। गिद्ध का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिप्स। क्या नाम है? जिप्स। हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट 2009 में लॉन्च किया गया। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। समुद्री कछुए कहाँ पाए जाते हैं? तो गरीब माथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहाँ? गहरीर गहीर माथा। कहाँ? गहीर माथा उड़ीसा। घड़ियाल किस नदी में है? तो चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। टाइगर उसके एक मगरमच्छ के जैसे होते हैं। टाइगर सेंस किसके द्वारा? NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना 2005 में हुई। एलिफेंट रिजर्व का प्रबंध राज्य सरकार करती है। एलिफेंट रिजर्व प्रबंधन का कौन करती है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, चलिए, हॉटस्पॉट का आधार क्या है? हॉटस्पॉट चयन का आधार जैव विविधता को खतरा। जैव विविधता के लाभ क्या हैं? इकोसिस्टम सर्विस। नेशनल पार्क कौन घोषित करता है? तो राज्य सरकार। अभ्यारण्य घोषित कौन करता है? तो राज्य सरकार। बायोम के प्रकार हैं स्थलीय और जलीय। टुंड्रा में कौन से पेड़ नहीं होते? तो ऊंचे पेड़ नहीं होते। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।